गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। आज है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, तो वैसे एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन था और अब तक इस हफ्ते गजब के मोमेंटम में भारतीय बाजार, हर दिन एफआईआईज का कन्विक्शन बढ़ रहा है। अगर मैं कैश मार्केट में इन्फ्यूजन के आंकड़े देखूं और वो कन्विक्शन स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिस तरह की तेजी। और कल तो हाईलाइट था, न सिर्फ एफआईआईज, कल डीआईज भी थोड़ा मूड में आ गए, तो नेट उनकी तरफ से भी एक बाय का आंकड़ा था, तो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बाइंग, और वो स्क्रीन्स पे हमने दिन के हाईज पे जाके भारतीय बाजार बंद होते देखे। ये हिस्ट्री, आज के संकेत अब आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। कल अमेरिकन मार्केट्स में वेडनेसडे के ट्रेड में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, और वो जो सुबह चर्चा हो रही थी बॉन्ड यील्ड्स का भूत जो है थोड़ा सा वापस लौटा है। कल एक समय 5% का बॉन्ड यील्ड्स में यूएस 10 ईयर बेंचमार्क में उछाल था और उसके चलते इक्विटीज में प्रॉफिट टेकिंग थी। तो हमने जो कल डाइजेस्ट करा था 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स की तेजी, उसके सामने 125 पॉइंट नीचे गिर गया, तो मूड थोड़ा बिगड़ा है। अक्रॉस एशिया थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग अच्छी तेजी के बाद, और हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी वही कह रहा है, 1-1.5% का दबाव, तो थोड़ा बॉन्ड यील्ड का मूड गड़बड़ा रहा है। इसलिए सिर मुड़ाते ओले पड़ गए। बहुत दिन बाद कल बेचारों ने खरीदा और आज ही मार्केट। हाँ, ये बात है, टाइमिंग गलत हो गया। इसीलिए कहते हैं मार्केट में ना अपनी विचारधारा और अपनी स्ट्रेटजी बदलनी नहीं चाहिए। अब एक बार आप गलत पड़े हैं ना, अब कल आज मालूम ने फिर सेल कर दिया, कल मंडे को फिर से भाई। ये हम रिटेल और डीआई की कहानी सेम है, जब उतरते नहीं गड़बड़ा जाता मामला। हमारे ट्रेडर दोस्त जितने सब जानते होंगे कि स्ट्रेटजी आपने बदली तो हो सकता है 10-15 दिन तक आप गलत पड़े, इसलिए ना करें ट्रेड वो बदली, स्ट्रेटजी मत बदले। एक दिन बदला सामने गिर गया। तो बॉन्ड यील्ड का जो भूत है ना यार, वो वाकई मतलब वो एक सच है, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसके साथ आपको समझौते करने पड़ेंगे, उसको टैकल करना पड़ेगा। वो सामने खड़ा है, उसको आप ऐसा नहीं कि अरे कुछ नहीं है चलो देख लेंगे। तो अब ऑस्ट्रेलिया देख ही लिया, देखो 1.5% वहाँ पहुँच गई और इन्फ्लेशन हुआ है। तो यूएस में भी सिचुएशन, अभी शुरुआत में मैं बहुत सारे आंकड़े आपको दे रहा था, आज मैं एक थ्रेड लिखूंगा यूएस में 2-3-4 उस पर कि वहाँ का स्टेटस क्या है। व्यू जो लोग बनाएंगे उस फैक्ट्स को देख के बनाएं, तो उससे अंदाज़ा लगता है कि एक ऐसी सिचुएशन में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो भी तब जब अभी ये $5 ट्रिलियन आने बाकी हैं। तो मार्केट कहीं ना कहीं इस बात को सेंस कर रहा है, इसलिए हर दूसरे तीसरे दिन आपको भूत दिखाई देने पड़ रहा है। तो अपनी तो स्ट्रैटेजी क्या है, अपना को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिधर भी जाए स्क्रीन पे चिपके रहने का है। पैसा बन जाए तो निकल जाइएगा, बार बार कहता हूँ कि वेट मत करिएगा। ये सिर्फ ट्रेडिंग का मार्केट इस समय, इन्वेस्टिंग का नहीं है। तो जहाँ पैसा बने वहाँ लेके निकलते रहिए, उसमें कोई डरने चिंता करने की बात ही नहीं है। भाई, ये तो सुबह वैसे 2020 में चर्चा हो रही है, इस समय बाजार ऐसे ही है, मुनाफा आए तो बांध लीजिए। तो कल अगर अच्छी तेजी थी, आपको रिकमेंडेड स्टॉक्स में अच्छा उछाल था, मुनाफा बांध लिया होता, तो आज सरदर्द नहीं होता सुबह। एग्जैक्टली। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मिक्स है, थोड़े से सेल कॉल्स लेकर आया हूं और कुछ बाइज, दोनों का मिक्स रखा है। बाइज इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा सेल करने का पता नहीं मन करता नहीं है, और सेल से भी डर लग रहा है क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। अब कोई स्टॉक उठाऊं डर लग जाता है, इसको वाकई बेचना है कि ये फिर तेजी दिखाने लगेगा। पर कुछ ऑब्वियस से चॉइसेस थी, मुझे लगा जब वीक, और आपको स्क्रीन वॉच करनी है, वीकनेस क्रीप इन हो रही है, क्योंकि मेरे को एडवांटेज मिलेगा एक गैप डाउन का। आपको वो नहीं है, आपको स्क्रीन खुलने के बाद उस पर ट्रेड करना है। तो अगर वीकनेस और क्रीपिन होती है तो उन स्टॉक्स पे सेल करिएगा। अगर इस तरह के तगड़े गैप डाउन के बाद बाजार स्टेबलाइज हो रहा है तो बाय साइड की ट्रेड इनिशिएट करिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ये स्ट्रेटजी होगी। आप 10 के 10 बाय लेके चल रहे हैं? मैं तो बाय है, मतलब मन कर रहा था सेल ढूंढने का, लेकिन फिर हमने कहा चलो बाय ही लेते, तो कैश के स्टॉक है इसलिए बहुत चिंता नहीं। ठीक बात। मैं शुरुआत कर रहा हूं कुछ हैवीवेट स्टॉक्स जो लगता है वीकनेस जहां पे क्रीपिन हो सकती है। कल बाजार के कुछ स्ट्रॉन्ग पिलर्स ने आउट परफॉर्म करा था, जिसमें एचडीएफसी ट्विंस थे। हालांकि एचडीएफसी बैंक ऑफ लेट थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मोड में है। ये पहला सेल कॉल है, ध्यान रखिए, वो स्क्रीन पर आएगा, और एचडीएफसी बैंक को सेल करने की बात कर रहा हूं, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इसलिए मुनाफा टेबल पे आया है, निकाल लेने का है। मुझे नहीं पता ओवरनाइट फ्लोज का वापस लौट आते हैं, लौट आए तो सारी कहानी बदल जाएगी, क्योंकि एफआई फ्लोज अगर वापस लौटे तो यही तरह के स्टॉक्स हैं जिनमें आप वो एक्यूमुलेशन होते हुए देखेंगे। लेकिन हाँ, जो कंसोलिडेशन है उसके बाद कल आउट परफॉर्मेंस था, और आज वैसे ये रैंक अंडर परफॉर्मर बन गया था बीच में इस कंसोलिडेशन में। एचडीएफसी बैंक लगता है कि शायद बिकवाली करने के मौके होंगे। 1539, 1540 तक के टारगेट्स, या टारगेट्स अपने हिसाब से रीएडजस्ट करिएगा। इन टारगेट्स, इन स्टॉप लॉसेस को भूल जाइए। अगर ये स्टॉक सब गैप डाउन आने वाले हैं तो उस लिहाज से आपको रीएडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। बेसिक कहने का मतलब है कि इसमें शायद एक वीकनेस शायद क्रीप इन होती हुई नजर आए।
अच्छा, कल आपने वो चर्चा में बताया नहीं, यूके में ऋषि सुनाक साहब ने बजट पेश कर दिया है। बजट पेश किया 2023 से, अप्रैल 2023 से उन्होंने कॉर्पोरेशन टैक्स 25% कर दिया। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब ये हम लोग जो कहते हैं इंडिया इनकम टैक्स, वैसे इंग्लैंड इनकम टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया। उन्होंने कहा ये पैंडेमिक खर्चा निकलेगा, छोटी कम एसएमईज को छोड़ दिया, बाकियों को चेप दिया। और 2023 से लगाया, तो चूंकि अभी काफी वक्त है, इस खबर को आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए वो प्रिकर्सर है, अब वो भी एक चिंता वाली बात है। यूएस में भी वही कहानी है। यूएस में तो ओपनली बोल चुके हैं सारे लोग कि यूएस में 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही खराब होने वाली है। अभी समय नहीं, लेकिन बता रहा हूँ आपको। वेल्थ टैक्स जो लगाने की बात चल रही है, वेरी नेगेटिव, बहुत ही नेगेटिव है। दूसरा, बहुत सारा डॉलर ट्रम्प साहब पे लगेगा ये तो लपक के। ट्रम्प साहब पे तो बहुत भयानक लगने वाला, 3% लगेगा। 50 मिलियन से 1 बिलियन के ऊपर निकलने में 3% आ जाएंगे वो। दूसरा उनका कहना है कि जो बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं, 12 मिलियन माइग्रेंट्स हैं वहां पे, और 9 मिलियन वहां पे गरीब लोग हैं, इनके लिए रिकरिंग प्रोसेस हो रहा है, मतलब विच इज अनबिलीवेबल, अनप्रेसिडेंटेड है। ये $1400 मतलब हर बार मिलते ही रहेंगे। अच्छा, पैसा आते ही रहेगा, आते रहेगा। एक खत्म होगा दूसरी स्कीम आ जाएगी, दूसरा खत्म होती, इसके लिए कानून बनाने की तैयारी चल रही है। बहुत ही नेगेटिव चीज है ये। तो ये जो करने जा रही है सरकार कि और सोशलिस्टिक बनेंगे आप, तो आपका इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए ये सारी बातें मैं इसलिए बताता हूँ, बहुत सारे लोग डर जाएंगे कि सब नेगेटिव बात, बट ये फैक्ट्स है, इस पर आप नजर रखिए। हाँ, तो अच्छा, मैं इसलिए बात छेड़ रहा था क्योंकि आज चर्चा नहीं हुई। मैंने भी बजट देखा था, तो कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाना, आपको याद होगा जब कॉर्पोरेट टैक्स ग्लोबली लीडिंग इकोनॉमीज ने रिड्यूस कर रहा था तो किस तरह से फ्लोज बढ़े थे, और फ्लोज आईटी में भी बहुत तगड़े आए थे। तब आप ये इंडियन आईटी सेक्टर की रीरेटिंग की शुरुआत हुई, तो उसके बाद ये लॉकडाउन से डिजिटलाइजेशन को तूल मिल गया, वो दूसरी स्टोरी थी। तो जब टैक्सेस रिड्यूस हुए तो कंपनीज और काम ऑफशोर करना शुरू करा था। टेक महिंद्रा लेकिन एक सेल कॉल है। अब ये मैं आईटी के सामने खड़ा हूं जो कल सबसे मैसिवली आउट परफॉर्म कर रहा था। कल सुबह मैं एचसीएल टेक लॉन्ग करके गया था, खुला लाल में था, लेकिन दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ था एचसीएल टेक पे, अगर वो कॉल देखी हो आपने। पर टेक महिंद्रा आज लगता है, क्योंकि इसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है यूरोप में, इसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है यूके जैसी ज्योग्राफीज पे, इसलिए टेक महिंद्रा पे दबाव शायद आज की ट्रेडिंग सेशन में। और टेक महिंद्रा की बात कर रहा हूं तो क्योंकि यूके और यूरोप के एक्सपोजर की बात कर रहा हूं, मदरसन सुमी को लेकर आइएगा। मदरसन सुमी के लिए एक टेलविंड है। किसी दिन भी नितिन गडकरी साहब खबर दे दें शायद कि टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा है। अभी हम चाइना से टसल कर रहे हैं। टेस्ला, दोनों कंट्रीज अपने अपनी प्लेट पे बहुत सारे सॉफ्ट ऑफर कर रही हैं। इलॉन मस्क आपको इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, लग रहा है नितिन गडकरी साहब उसमें अपर एज रख लेंगे। पर वो जब होगा तब होगा। मदरसन सुमी के लिए पॉजिटिव होगा क्योंकि बहुत बड़ा की सप्लायर है टेस्ला के लिए ग्लोबली ऑलरेडी, तो मदरसन सुमी के लिए वो पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन इस समय क्योंकि वहां पे टैक्सेशन बढ़ रहे हैं, वहां पे स्ट्रेस है, इकोनॉमी में पैसा खींचा जा रहा है लोगों के से ताकि चैनलाइज किया जा सके, मदरसन सुमी में शायद दबाव देखने को मिले। आज की ट्रेडिंग सेशन में अच्छा रैंक आउट परफॉर्मर स्टॉक है, इसके सामने खड़ा हूं मैं 223 के टारगेट्स के लिए, थोड़ा सा कॉशियस रहकर ट्रेड करना है। अब जब मदरसन सुमी की बात करी तो एक और स्टॉक मेंशन करता हूं, टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स तो कल जब ऋषि सुनाक साहब की खबर आई थी तो मेरे ख्याल से यूएस के एडीआर्स भी लड़खड़ाने शुरू हुए थे, पर संभल गए थे क्योंकि हमारे यहां आउट परफॉर्मेंस था, तो उसका रिफ्लेक्शन वहां यूएस में देखने को मिला। लेकिन टाटा मोटर्स की तगड़ा एक्सपोजर यूरोप में और तगड़ा एक्सपोजर जेएलआर लैंड रोवर का यूके में, और अब वहां पे कॉर्पोरेट टैक्सेस बढ़ाने की बात हो रही है। इन सब के लिए कुछ टेलविंड्स हैं, इसीलिए मुनाफा बांधने की बात बार बार कह रहा हूं। यहां पे स्क्रैपेज पॉलिसी का बड़ा टेलविंड है। मुझे नहीं पता, नितिन गडकरी साहब शायद इस वीकेंड अनाउंस कर दें, कभी भी आएगा वो स्टॉक की तस्वीर बदल देगा, कि उसके कॉन्टोर्स डिपेंड करते हैं तेजी या मंदी। तो टाटा मोटर्स आज, लेकिन क्योंकि यूके में टैक्सेशन की बात करी गई है, मुझे लगता है टाटा मोटर्स में बिकवाली, और वैसे भी ग्लोबली थोड़ा सा मूड सॉम्बर है और बॉन्ड यील्ड के चलते 338 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करिएगा। एक और बता दें, बताइए, पांचों खत्म करिए। टाटा स्टील है अगला स्टॉक। वाह, ये तो सीधे सीधे धंधा एक्सपोजर वहां पे। एक तो टैक्स बढ़ा रहे हो आप, मूड थोड़ा सा बिगड़ रहा है, और आज ग्लोबली रिस्क ऑफ का दिन है, तो मेटल्स हो सकता है, मेटल्स वैसे बहुत तेजी में है, मुनाफा बांध के निकलना है हमको। ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें आज बिकवाली के कॉल्स। चलिए, मैंने शुरुआत में एक लिया है प्राज इंडस्ट्रीज, इस पर खरीदने की सलाह है। इन्होंने एक कंपनी है रिपोज एनर्जीज के साथ एक टाई अप किया है और बायो मोबिलिटी लॉन्च करेंगे, मतलब बायोफ्यूल बेचने के लिए ये काम किया गया है इनको। मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेट फ्यूल की जो भी कंपनियां, जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें अच्छा बिजनेस देखने को मिलेगा। राइट्स में एक छोटा सा इनको एक ऑर्डर मिला है, 144 किलोमीटर के इलेक्ट्रीफाइड ब्रॉड गेज करना है, तो हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से।
इसलिए खरीदारी करिए। अब आगे बनी मेरी भी मेटल की बारी। हिंडाल्को, वेदांता और जिंक, बहुत तेजी है इसमें। पिछले 2-3 दिन ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में बेस मेटल्स में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली थी, लेकिन कल फिर से वहाँ पे 4-4, 5-5, 6-6%। एल्युमिनियम में तो बहुत ही ज़बरदस्त 6% की तेजी निकलती है। तो ये लगातार जो तेजी बढ़ रही है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और कॉपर में भी बहुत तेज़ी है। कॉपर में तो अब कॉपर में भी मैं एक थ्रेड लिखूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से कनेक्ट करते हुए। बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल 3 वेदांता, हिंदुस्तान जिंक और हिंडाल्को खरीदारी करके चलिए। 5-6 मेरे हो गए, छठवां आपका हो गया। हाँ नहीं, छठा डिपेंडेंट बताना है। बताइए डिपेंडेंट। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स आप लोग, अब मैं बाय की साइड उतर रहा हूँ। हाँ। हो गया सेल का तड़का। अब इन स्टॉक्स में मौके मिले तो एंट्री पाने की कोशिश करेगा। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के साल के आइज ऑलमोस्ट 550 रुपए के, तो ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है। बेहतरीन कंपनी है और बड़े बड़े ये लिटरली पार्टनरशिप के तौर पे वो लॉजिस्टिक्स का धंधा संभालते हैं कंपनीज का। बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी इन्होंने रोपन कर लिया है। कल वो अनाउंसमेंट भी आ गया उस कंपनी के साथ कि उसका पूरा पैन इंडिया लॉजिस्टिक्स का पूरा जो सरदर्द है अब ये मैनेज करेंगे। 494, 495 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करेगा। बेहतरीन पेडिग्री, बढ़िया कंपनी है, ऑफ हाइस कामकाज कर रही है। और आज करेक्शन आया तो मुझे लगता है और भी अच्छे मौके होंगे इस स्टॉक में यहां से तेजी करने के। ONGC डिपेंडेबल के तौर पे लिया है। ओपेक की बैठक आज कंक्लूड होगी तो उसमें फैसला हो सकता है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 5 लाख बैरल प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। 5 लाख बैरल बढ़ाएंगे तो समझ लो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है, कुछ नहीं होगा इससे। कम से कम 15 लाख बैरल बढ़ाइए। 10 लाख वो अपना छोड़े जो सऊदी अरब ने दबा के रखा है। तो अगर उससे कम होता है, 15 लाख से कम का अगर प्रोडक्शन हाइक होता है तो ऑयल में फिर से आप बहुत तेजी देखेंगे, क्योंकि डिमांड पुश है पूरी दुनिया में। तो मुझे लगता है कि ONGC भी ध्यान रखिएगा। तो ये तो इमीडिएट ट्रिगर है। अदरवाइज इसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है इसमें 119 का ट्रेडिंग टारगेट रखिए और जिन लोगों की कैपेसिटी है होल्ड करने की वो होल्ड करके रखिए। महीने 2 महीने में आपको अच्छे टारगेट्स में आते हुए दिखेंगे। छोटा सा ब्रेक से लौट के आके बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब फ्री हिट और पिंच हिटर में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को शामिल किया है, GIC हाउसिंग और कैनफिन होम्स। और देखिए कल HDFC भी मैदान में कूद पड़ा, उससे पहले कोटक आए थे, फिर उससे पहले SBI आए थे। सस्ता लोन बेचो, मार्केट कैप्चर करो और ग्राहक को फायदा, नए वालों को। सिर्फ नए वालों का गेम है ये। तो नए जिनको लेना है, कल भी हम लोग इस बड़ी लंबी व्याख्या कर रहे थे कि होम लोन लेने का गोल्डन टाइम है आपके लिए। और ये महीने भर का पीरियड होगा मुझे बस वो एक, मैं तो कह रहा हूँ 6 महीने बाद आप बढ़ते हुए ना देखें तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। यही होम लोन आपको 6 मंथ में रिवर्स होता हुआ दिखेगा। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी। और ये जो हाउसिंग कंपनीज है ना, ये बहुत एग्रेसिव होती है ग्राउंड पे। बड़े बड़े शहरों में तो आप देखते हैं ये सब कोटक और ये सब लोग छाप लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी कंपनियां छोटे शहरों में जहाँ लो टिकट साइज 20, 25, 30 लाख के मकान मिलते हैं वहाँ बहुत एग्रेसिव हैं। तो मुझे लगता है इस पर फोकस करना चाहिए। अभी नीचे भी 2 और कंपनियां हैं, आप बताएं। अच्छा, अनंत राज, कल मैं कह रहा था ना बोर्ड मीट है प्रेफरेंशियल इशू पर, तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ वारंट्स दिए जा रहे हैं प्रमोटर्स को 50 रुपए के। अभी इंटरेस्टिंग है ये खर्च कहां कर रहे हैं। ये कंपनी नया वर्टिकल में उतर रही है, डेटा सेंटर्स। इसके खुद के IT पार्क जो बिल्ड कर रही है, मानेसर, पंचकुला, राय मेरे ख्याल से हरियाणा, ये सब हरियाणा दिल्ली के आसपास के रीजन्स में जो IT पार्क्स बिल्ड कर रहे हैं वहां पर। तो 3 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस है IT पार्क्स में, और वहां पे Tier 3, Tier 4 डेटा सेंटर्स अभी एस्टैब्लिश करना चाहती है। तो इसीलिए वो प्रमोटर्स का फंड इन्फ्यूजन यहां पे चैनलाइज होता हुआ नजर आएगा। तो ये इंटरेस्टिंग है, अपने IT पार्क्स और IT पार्क्स को अब डेवलप करना, डेटा सेंटर्स वगैरह बनाना। देखते हैं कैसा पैन आउट होता है। हमेशा जब नॉन कोर बिजनेस से डाइवर्सिफाई करते हैं तो थोड़ा क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत होती है। खैर IT पार्क इनके कोर का हिस्सा है, उसमें डेटा सेंटर्स हैं। अंतराज आज खरीदारी फिर करने के मौके। इरकॉन, थोड़ा सा वॉच करिएगा स्क्रीन्स को। मैं होपफुल हूं दिन के दौरान शायद ये लोअर लेवल से रिकवरी की शुरुआत करेगा। इरकॉन में कल क्या हुआ था, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए OFS आया, उनका जो कोटा था 2 गुना से ज्यादा भरा, तो तगड़ा रिस्पॉन्स मिला। अच्छे खासे डिस्काउंट पे सरकार ने वो OFS लेकर आई थी। आज रिटेल की बारी है, तो शुरुआत शायद गैप डाउन हो सकती है, पर बहुत लाइकली है कि लोअर लेवल से ये स्टॉक आज रिकवरी दिखाना शुरू करे, क्योंकि ऑलरेडी 89-90 के आसपास वो OFS का बेस प्राइस निकल कर आ रहा है, वो भाव निकल के आ रहा है।
तो मुझे लगता है बहुत दूर नहीं है वहां से शायद रिकवरी की शुरुआत हो सकती है। इसीलिए ऊपर से कल पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू एक सरकार ने ऑर्डर भी दे दिया 188 करोड़ रुपए, तो रिटेल को थोड़ा जोश भरने के लिए होगा, लेकिन उससे मतलब नहीं। इंटरेस्टिंग जंक्चर पे इसीलिए खरीदारी करने की मौके। ब्रेक के उस पार बचे हुए दो स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है आखिरी के दो स्टॉक्स, दो और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी LIC हाउसिंग और PNB हाउसिंग। इन दोनों में भी खरीदारी करके चलिए। आज मुझे लगता है कि ये सेक्टर जो है आउट परफॉर्म करना चाहिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का, खासतौर पर रियल एस्टेट ने तो कल किया ही था। आज हाउसिंग फाइनेंस की बारी, तो LIC हाउसिंग और PNB हाउसिंग खरीदारी कर सकते हैं। दो बाय और दो सरकारी कंपनी, तो आज डिप विप मिल रहा है बाजार में, तो एंट्री पाने के मौके ढूंढिएगा। एक तो सरकारी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, लेकिन जो मेरे ख्याल से SBI की बात सब जानते हैं कि ज्यादा बेहतर क्वालिटी का दूसरे पायदान पे जो बैंक है। QIP सक्सेसफुली क्लोज करा और बढ़िया मार्की जाने माने नाम चेक इन करें बैंक ऑफ बड़ौदा में, इसीलिए कल भी दिन के दौरान स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई और जब अपडेट सामने आया तो मुझे लगता है आज भी 88 तक के लेवल्स पर गैप डाउन खुलेगा। शायद बैंक्स मुझे लगता है प्रेशर में होंगे, तो आप अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस को रीएडजस्ट करिएगा। HPCL को रडार पे रखिएगा। हालांकि नीरज जी कच्चे तेल को बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो सेंटिमेंट निगेटिव ही होता है, क्योंकि आजकल कच्चे तेल का कुछ लेना देना है नहीं डायरेक्टली इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से। लेकिन वो 7.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी कट की बात हो रही है, तो एक बार ये क्लैरिटी आ जाए तो इस वीकेंड मेरे ख्याल से उसकी तैयारी होने वाली है कि वो 7-7.5 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी कट, वो अलग कहानी। और तीसरा, वो BPCL का जैसे जैसे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट आगे बढ़ रहा है, लोगों को वैल्यू समझ में आएगी। ये दोनों नॉन परफॉर्मेंस उसके सामने, HPCL और IOC। HPCL ज्यादा प्रेफर्ड है, इसीलिए सिर्फ इसको आज मेंशन कर रहा हूं। तो यहां पे अभी भी एंट्री पाने के मौके होंगे ट्रेडिंग बेट के तौर पे, और मुझे लगता है थोड़ा सा पोजिशनरी होल्ड करने का मूड हो, बाजार थोड़ा सपोर्टिव रहा तो अच्छा अप मूव ये स्टॉक दे सकता है। 10 के 10 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर, बाय और सेल का मिक्स। देखिए, रेलवे कंपनियां जहां पे बहुत कैपेक्स हो रहा है, तो आपकी टीम में इरकॉन है, मैं उसको लेके चलूंगा। रोज आप देखिए इरकॉन को, राइट्स को, तरह तरह के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा कैपेक्स किया जा रहा है सरकार की तरफ से और इसलिए बहुत फ़ायदा हो रहा है, मुझे लगता है इरकॉन लेना चाहिए। और रेलवे से जहाँ पे बहुत ज़्यादा सरकार का फोकस इसलिए भी है क्योंकि जो तमाम सारी स्कीम्स आपने चलाई हैं बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके लिए बैकबोन आपकी रेलवे ही बनेगी। फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं जो डेडिकेटेड, वो सब रेलवे के थ्रू ही कनेक्ट होंगे। तो मुझे लगता है इरकॉन बढ़िया कंपनी है और ऑर्डर की खबर भी है, तो 2 रुपए। अरे गैप डाउन खुलेगा कुछ, और 2 रुपए मतलब होगा 3-4 टका। ऐसे बाजार में 3 टका 4 टका ले जाना काफी है, इसे ज्यादा लालच नहीं करने का। मैं हमेशा कहता हूँ मुनाफा बांध देने का या फिर ट्रेल करने का स्टॉप लॉस को। लेकिन नीरज जी की टीम दिखाई, आपने इतना काउच रेलवे के लिए कह दिया है, तो आपने भी एक रेलवे वाली ली है, वही ले लेता हूँ। राइट्स आपकी स्क्रीन पर है, तो बिल्कुल ठीक है। सरकारी रेलवे को लेकर टेलविंड, तो ये ज्यादा प्रिफर्ड हो सकता है। आज गैप डाउन मिले तो इसमें भी मेरे ख्याल से ऑर्डर, दोनों को ऑर्डर मिले हैं, ठीक है, तो इसको भी रडार पर रखिएगा खरीदारी करने के मौके। चलिए, मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर, और आज बाय और सेल का मिक्स लेके चल रहा हूं क्योंकि बॉन्ड यील्ड ने ग्लोबली मूड थोड़ा सा बिगाड़ा है। पर ध्यान रखिए, जो सेल कर रहा हूं वो स्टॉक्स हैं जो गजब की स्ट्रेंथ ऑफ लेट दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है, स्क्रीन को वॉच आउट करना है और जहां मुनाफा मिले बांधना है। और अगर गैप डाउन के बाद प्रेशर नहीं नजर आता स्क्रीन पे, छोड़ देने का स्टॉक को। दबाव कहां एक्सपेक्ट कर रहा हूं? HDFC बैंक, जो एक माइनर कंसोलिडेशन बैंड में ऑफ लेट ट्रेड कर रहा है, कल का वैसे आउट परफॉर्मर था, आज शायद दबाव देखने को मिले। अच्छा, सेल साइड से कुछ कॉल्स नीचे हैं और इसमें फ्लेवर वो है कि ऋषि सुनाक साहब जो यूके के FM हैं, दरें बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा दिए, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाए गए इस पैंडेमिक के बीच में। तो ये टेक महिंद्रा वो कंपनी है जिसका यूके और यूरोप में बहुत तगड़ा एक्सपोजर है, इसके लिए दिक्कत वाली बात। मदरसन सुमी वो कंपनी है जो यूरोप में काफी ज्यादा केपेक्स कर चुकी है, एक्सपैंड कर चुकी है। एक तो इस पे तो सीधे टैक्स की मार भी पड़ती है, हालांकि वो आने वाले साल के लिए टैक्स की मार है, प्लस इसके क्लाइंटल्स में मार पड़ती है, इसीलिए थोड़ा सा और मूड बिगड़ता है। लाइकवाइज टाटा मोटर्स, वो जैगुआर, लैंड रोवर सब जानते हैं, तो इन पे टैक्सेशन पड़ना है और ऊपर से इनके क्लाइंटेल के लिए दिक्कत वाली बात। तो एक और वैसे भी आज थोड़ा सा दबाव वाला मूड बना हुआ है। टाटा स्टील लाइकवाइज,
तो सेल साइड के कॉल्स हैं, पर वो रैशनल वहां से पकड़ा भी है, तो शायद मूड और सेंटिमेंट्स भी हावी हो इन स्टॉक में, तो उसका फायदा मिल सकता है, पर स्क्रीन वॉच आउट करिएगा। उसके बाद के बाय कॉल्स में महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है, जहां पे बजाज इलेक्ट्रिकल्स के साथ इन्होंने करार करा है। इस कंपनी की अच्छी खबर, ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है। अनंत राज है, जहां पे प्रमोटर्स को तगड़े वारंट्स इशुएंस हुआ है, डेटा सेंटर्स के लिए उस रकम का इस्तेमाल करना है। इरकॉन है, जहां पे ओएफएस कल खुला था, उस ओएफएस के बाद अच्छा रिस्पांस था, और आज मुझे लगता है वैसे भी दिन ऐसा था कि वो ओएफएस के बाद स्टॉक लो लेवल से रिकवर करना चाहिए। ऊपर से एक ऑर्डर की न्यूज आ गई। फाइनली बैंक ऑफ बड़ौदा और एचपीसीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा का क्यूआईपी इशुएंस बड़ा सक्सेसफुल रहा। मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करे, और एचपीसीएल की तमाम टेलविंड्स मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। ये स्टॉक मौके मिले तो एंट्री पाना है। चलिए, मेरी टीम में भी देखिए खरीदारी पे ही पूरा फोकस यहाँ बने रखा है। प्राज इंडस्ट्रीज हमने आपको बताया, जिसने एक टाई अप किया है बायोफ्यूल के लिए, मोबिलिटी बायोफ्यूल, तो मुझे लगता है उस पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा राइट्स, जिसको एक ऑर्डर मिला है 60 करोड़ का हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से, प्लस मेटल में लगातार तेज़ी 2 दिन रुकने के बाद फिर से बनी है, खासतौर पे कॉपर और एल्यूमिनियम पे, इसलिए हिंडाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, इनको शामिल किया है। कच्चे तेल में लगातार तेज़ी बनी हुई है, 4-5 लाख बैरल का अगर कट आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ओएनजीसी को रखा है। और 15 लाख भी अगर कर लेंगे तब भी ओएनजीसी चलेगा, क्योंकि ओएनजीसी यहाँ से बड़ी बात की तरफ बढ़ चुका है फ्री हिट के तौर पे। और बाकी नीचे के 4 स्टॉक जीआईसी हाउसिंग, कैनफिन होम्स, पीएनबी हाउसिंग और एलआईसी हाउसिंग है, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर बहुत ज़बरदस्त चलने वाला है। जो रेट वॉर चल रही है इस समय, सारे बड़े बड़े बैंक और सब कम कर रहे हैं, वो नीचे परकुलेट होती हुई दिखेगी, और तमाम लोगों को होम लोन खरीदने में ज़्यादा आसानी होगी। तो इसलिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रडार पे। तो मुनाफे